है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, तो उसी स्कॉलरशिप के सहारे हम यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। पार्टी के वजह से बहुत स्टूडेंट्स को एक रिलीफ मिली है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। लोगों का कहना है कि सरकारें उनके लिए कुछ नहीं करती है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें नौकरी चाहिए और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी सरकार के काम से खुश नहीं हैं। मेरे साथ महाराष्ट्र के दो स्टूडेंट हैं और आपको ये बताना यहाँ बेहद ज़रूरी है कि ये दोनों मेरे छोटे भाई पहुँचे हुए हैं दिल्ली आईएएस की कोचिंग लेने के लिए स्कॉलरशिप से। और कितने बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है हर साल और कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, क्या क्राइटेरिया है, जानते हैं अनिकेत से। अनिकेत वागले। अनिकेत, सबसे पहले बताओ कहाँ से हो आप? सर, मैं धुले महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ललिंग मेरा गांव है। ललिंग एक विलेज है, तो वहाँ से यहाँ ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ने आया हूँ। घर की कंडीशन जो है इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट, वो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, तो उसी स्कॉलरशिप के सहारे हम यहाँ पे गुजारा कर सकते हैं। हमें उसे स्टाइपेंड के आधार पे वो दिया जाता है, जो कि 13,000 प्रति महीना होता है। इसी तरीके से 300 स्टूडेंट जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने यहाँ पर भेजे हैं, और यही सभी शेड्यूल कास्ट के बच्चे यहाँ पे उस स्कॉलरशिप के आधार पे गुजारा कर रहे हैं। सर, अच्छा, तो कितना स्कॉलरशिप मिलता है और क्या कोचिंग की फीस भी दी जाती है? जी सर, कोचिंग की फ़ीस इसमें इंक्लूडेड है, जो कि एवरेज पकड़ ले तो 2.5 लाख गवर्नमेंट इस पे खर्चा कर रहा है, और प्रति स्टूडेंट महीना जो है 13,000 रुपये गवर्नमेंट देता है। अच्छा जी हाँ। कोचिंग कब शुरू हुई आपकी? कोचिंग वैसे तो 2-3 बैचेस में चालू हुई है। एक तो अक्टूबर में बैच चालू हुआ था, उसके बाद नवंबर में, वो 3 बैचेस जो है चालू हुए हैं। हम बेसिकली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के एक बार्टी बोल के जो संस्था है, बाबा साहब आम्बेडकर रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उनकी ओर से चुने गए हैं। और ये चुनने का जो प्रोसेस था, उसमें एक एग्ज़ाम होता है, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें जो स्टूडेंट्स अव्वल आते हैं उनको ये स्कॉलरशिप वो दे देते हैं। तो बार्टी के वजह से बहुत लोगों को, बहुत स्टूडेंट्स को एक रिलीफ मिली है, फाइनेंशियल हेल्प मिली है, फाइनेंशियल एड है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। अच्छा, मुझे ये बताओ कि 300 जो स्टूडेंट्स हैं महाराष्ट्र से हर साल आते हैं कोचिंग के लिए, देश के अलग अलग कोने में या ओनली दिल्ली में? दिल्ली के लिए ये स्पेशल बैच है 300 का। इसके अलावा 180 स्टूडेंट्स का और एक बैच होता है जो महाराष्ट्र के जो एमपीसी स्टेट पीसीस जो है, उनके लिए 180 स्टूडेंट्स को चुना गया है, तो वो महाराष्ट्र के अंदर ही कोचिंग लेते हैं, वहाँ से ही। कितने सफल हो पाते हैं 300 बच्चों में से? अगर मैं पुराना आंकड़ा रिकॉर्ड आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, जो विद्यार्थी बार्टी के थ्रू यहाँ पे आए हुए हैं, उनमें से 10 या 14 का जो रेंज है, 10 से 14 के बीच में कुछ स्टूडेंट्स पिछले 2 सालों में सिलेक्ट हुए हैं। तो रेशियो अगर हम पकड़ते हैं कि पिछले 2 साल में 150 लोगों को ही भेजा गया था, तो 10% लोगों का चयन यूपीएससी द्वारा किया गया था, जिन्होंने बार्टी के थ्रू ये इसका लाभ लिया था। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि आपने कहा रूरल एरिया से आते हैं, तो ऐसा भी है कि जो रूरल एरिया से लोग हैं जिनके पास अभाव है चीज़ों का, पैसों का, सुविधाओं का, और कुछ शहर के लोग हैं, तो हाँ, तो क्या रूरल एरियाज़ के लोग या फिर ऐसे लोग जिनके पास अभाव है, सफल कौन होता है ज़्यादा? शहरी लोग जिनके पास सब कुछ है या रूरल लोग? ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स को जो या अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, उन्हें रिसोर्सेज अवेलेबल है, कोचिंग्स अवेलेबल है, वाजिराम में पढ़ सकता है, श्रीराम में पढ़ सकता है, उनकी फ़ीस अवेलेबल है। लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या है, हमारे यहाँ पे एक डॉक्टर राजेंद्र भारूड़ करके आईएएस है, उनका अगर एग्जाम्पल रहे, उनकी माँ जो है, उनका जो गरीबी का था, आदिवासी कम्युनिटी से वो आते हैं, तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन मेरिट था। तो मेरिट के आधार पे, गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के आधार पे वो आगे बढ़ सके, डॉक्टर बने, उसके बाद कोचिंग के आधार पर वो आईएएस भी बने। तो ये जो है, ये फ़र्क है अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। रिसोर्सेज कम होने के बावजूद भी अगर डॉक्टर राजेंद्र भारूड़ आईएएस बन सकता है रूरल एरिया से आके, तो मुझे लगता है हर कोई रूरल एरिया बच्चे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो भी आके यहाँ पे ओल्ड राजेंद्र नगर में अपनी किस्मत बना सकता है, अपना भाग्य लिख सकता है, ये मुझे लगता है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसका मतलब काफ़ी कुछ अच्छा कर रही है, आपको लगता एक है? तरह से हम बोल सकते हैं कि एक एक्सेस टू एजुकेशन है। इसके थ्रू हम एक एक्सेस देते हैं जिनको एक्सेस नहीं है, वो इज़ अनएक्सेसिबल। तो रूरल जो है, रूरल अर्बन डिवाइड, जिसके चलते एजुकेशन का एक्सेस जिन लोगों को नहीं मिलता है, जो वाकई में मेरिट जिनके पास है लेकिन एक्सेस नहीं है, तो एक जो गैप है वो ब्रिज करने का काम ये ऐसे योजनाओं के थ्रू किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको? आप
आपने कहा आप महाराष्ट्र के रूरल एरिया, यहाँ पे किस तरह की दिक्कतें आ रही है आपको? हम किसी भी नए क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अडेप्टेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें थोड़ा दिक्कतें आती ही है। फूड रहता है, कल्चरल डिफरेंस रहता है, और फूड और इन्वायरमेंट का जो है, जैसे दिल्ली का क्लाइमेट जो है बहुत ही, वेदर जो है बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही एक्सट्रीमिटी है यहाँ पे। विंटर में हमने बहुत सहा है, बहुत सर्दियाँ यहाँ पे रहती है, जितना कि महाराष्ट्र में इतना नहीं होती है। यहाँ पे आने के बाद जो कंपटीशन है, हम जब पुणे में प्रिपेयर करते थे तो उसके मुकाबले यहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है, क्राउड ज़्यादा है, तो ये फेस करना एक रूरल एरियाज़ के बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।